हाय स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बेसिक ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री समझने के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डेफिनेशन देखिए क्या है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मीन्स द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरकन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिसिटी। या आप कह सकते हो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ केमिकल्स विद द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं हाउ टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिसिटी एंड हाउ टू प्रोसीड नॉन स्पॉन्टेनियस रिडक्स रिएक्शन बाय यूजिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ओवरऑल आप कह सकते हो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरकन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब जो केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इंटरकन्वर्जन होता है वो होता है एक डिवाइस में, और उस डिवाइस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो आप देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मीन्स द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ chemistry deals with the study of conversion of chemical energy and electrical energy। केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इंटरकन्वर्जन जिस ब्रांच में स्टडी किया जाता है उसी ब्रांच को हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। और जो केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इंटरकन्वर्जन होता है वो एक डिवाइस में होता है जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मीन्स द डिवाइस इन विच इंटरेक्शन ऑफ केमिकल्स विथ इलेक्ट्रिसिटी टेक प्लेस। ये आप कह सकते हो द डिवाइस इन विच इंटरकन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी टेक प्लेस। वो डिवाइस जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी का इंटरकन्वर्जन होता है उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो आप इसको लिख सकते हो द डिवाइस इन विच इंटरकन्वर्जन ऑफ chemical energy and electrical energy take place is called electrochemical cell। जिस डिवाइस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी का इंटरकन्वर्जन होता है उसी डिवाइस को हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में रेडॉक्स रिएक्शन प्रोसीड करता है और उसी रेडॉक्स रिएक्शन के प्रोसीड करने से केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज होता है। तो अब हमको ये समझना है कि किसी रेडॉक्स रिएक्शन के प्रोसीड करने से इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी का इंटरकन्वर्जन कैसे होता है। ये चीज़ समझने के लिए पहले आपको रेडॉक्स समझना पड़ेगा। रेडॉक्स क्या होता है? आप लोग क्लास 11th में पढ़ चुके हो रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन मीन्स ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होता हो। रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, ऐसा रिएक्शन जिसमें दोनों एक साथ होता है उसी को कहते हैं हम रेडॉक्स रिएक्शन। जो रेडॉक्स रिएक्शन होता है इसको हम जनरली 2 कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं, spontaneous and non-spontaneous। Spontaneous redox reaction and non-spontaneous redox reaction। देखो, spontaneous means ऐसा redox reaction जो ऑटोमेटिकली प्रोसीड करता हो। स्पॉन्टेनियस चेंज आप लोग थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े हैं क्लास 11th में।
ऐसे चेंज जो स्पॉन्टेनियसली प्रोसीड करते हैं, जो ऑटोमेटिकली प्रोसीड करते हैं, या आपको जिसको प्रोसीड करने के लिए किसी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से एनर्जी प्रोवाइड करने की आवश्यकता नहीं होती है, उसी को हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस चेंज। तो स्पॉन्टेनियस रिडक्स रिएक्शन मीन्स ऐसा रिडक्स रिएक्शन जिसको प्रोसीड करने के लिए हमको एनर्जी नहीं प्रोवाइड करना पड़ेगा, जो ऑटोमेटिकली, मतलब आप रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को मिक्स करेंगे तो रिएक्शन ऑटोमेटिक होने लगेगा। तो इस तरह के रिडक्स रिएक्शन को कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिडक्स रिएक्शन। और जिसमें आप रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को मिक्स करने के बाद भी रिडक्स रिएक्शन नहीं प्रोसीड कर रहा है, उस रिडक्स रिएक्शन को हम कहते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस रिडक्स रिएक्शन। तो देखिए, स्पॉन्टेनियस रिडक्स रिएक्शन मीन्स ऐसा रिडक्स रिएक्शन जो ऑटोमेटिकली होता है। इसके लिए क्या होना चाहिए? गिव्स फ्री एनर्जी चेंज निगेटिव होना चाहिए। देखिए, आप पूरे यूनिवर्स में अपने आसपास हर चीज़ को ऑब्जर्व करिए, जो भी चेंज प्रोसीड करता है। जैसे मान लो फैन चल रहा है, तो फैन तब तक ही चलेगा जब तक आप उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे। अगर आप स्विच ऑफ कर दीजिए, फैन नहीं चलेगा। आप पंप कर रहे हो वाटर को, तो नीचे से आप मोटर चला रहे होंगे, पंप चलेगा तभी वाटर पंप होके जाएगा। नहीं तो आप अगर मोटर ऑफ कर दीजिए तो वाटर पंप नहीं होगा। तो आप देखो, कुछ भी आप ड्राइव कर रहे हो, कुछ भी चेंज प्रोसीड कर रहा है, तो उस चेंज को प्रोसीड करने के लिए कोई ना कोई एनर्जी उसके पीछे होती है जो उस चेंज को ड्राइव करती है। उस चेंज को ड्राइव करती है, मतलब उस चेंज को एक एनर्जी, ड्राइविंग फोर्स मिलता है एनर्जी के फॉर्म में, और वो एनर्जी किसी न किसी सोर्स ऑफ एनर्जी से उसको प्रोवाइड होता रहता है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि हम जब कोई भी चेंज प्रोसीड करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई ड्राइविंग फोर्स होती है, एनर्जी। तो अब यहाँ पे जो स्पॉन्टेनियस चेंज है, इसको तो हमने कोई एनर्जी नहीं दिया, हमने ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट को मिक्स किया और ये रिएक्शन प्रोसीड करने लगा। तो स्पॉन्टेनियस रिडक्स रिएक्शन को कोई ड्राइविंग फोर्स हमने नहीं दिया, कोई एनर्जी के सोर्स से इसको कनेक्ट नहीं किया गया। और इसको देखिए, नॉन स्पॉन्टेनियस को ये तभी प्रोसीड करेगा जब हम इसको एनर्जी देंगे। तो इसको जो एनर्जी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, वही एनर्जी इसका ड्राइविंग फोर्स है, वही एनर्जी इस चेंज को ड्राइव कर रहा है। लेकिन नॉन स्पॉन्टेनियस चेंज को तो एनर्जी ड्राइव कर रहा है, स्पॉन्टेनियस को कौन ड्राइव कर रहा है? कोई भी स्पॉन्टेनियस, जैसे मान लो आपने पेपर लिया और उसको जला दिया, तो वो ऑटोमेटिकली जलता जाएगा। वो जल रहा है तो उसको जलने के लिए एनर्जी कहाँ से मिल रहा है? उसको कौन सी एनर्जी ड्राइव कर रही है? तो जैसे आप देखो, पानी ऊपर से गिराएंगे आप तो ऑटोमेटिक नीचे जाएगा, तो उसको ड्राइव करता है ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। लेकिन नीचे से ऊपर ड्राइव करने के लिए आपको पंप लगाना पड़ता है, तो पंप की जो फोर्स होती है वो उसको ड्राइव करती है। तो ऐसे हर जगह जो भी चेंज होता है, उस चेंज के पीछे कोई ना कोई ड्राइविंग फोर्स होता है जो उस चेंज को ड्राइव करता है। तो अब हमारा क्वेश्चन ये है कि स्पॉन्टेनियस चेंज को कौन सी एनर्जी ड्राइव करती है, यानी कि इसको प्रोसीड करने के लिए एनर्जी कहाँ से मिलती है? तो देखो, स्पॉन्टेनियस चेंज को प्रोसीड करने के लिए एनर्जी मिलती है सिस्टम के गिव्स फ्री एनर्जी से। देखो, सिस्टम मीन्स पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर स्टडी। यूनिवर्स के जिस पार्ट का हम स्टडी कर रहे होते हैं उसी को कहते हैं सिस्टम। जैसे अगर हम इस मार्कर का स्टडी कर रहे हैं तो ये मार्कर हमारे लिए सिस्टम हो गया, एंड रेस्ट ऑफ पार्ट ऑफ यूनिवर्स सराउंडिंग हो गया। अगर हम किसी बीकर में रिएक्शन का स्टडी कर रहे हैं, दैट बीकर इज सिस्टम फॉर अस एंड रेस्ट ऑफ यूनिवर्स इज सराउंडिंग फॉर अस। तो जो सिस्टम होता है, सिस्टम के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऑल द मॉलिक्यूल्स हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, ट्रांसलेशनल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे सिस्टम के अंदर, उन मॉलिक्यूल्स के पास डिफरेंट फॉर्म में एनर्जी अवेलेबल होगा। उन सभी अवेलेबल एनर्जी के सम को हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो अगर आप किसी बीकर में इसको परफॉर्म कर रहे हो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को, तो उस बीकर में जितने भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होंगे, उन सभी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के ऑल टाइप ऑफ एनर्जी के सम को कहेंगे हम इनिशियल इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सिस्टम के पास जो इंटरनल एनर्जी है, उस एनर्जी को आप 100% वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। जितना भी इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम है, उस एनर्जी को आप 100% वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। उस एनर्जी का कुछ फ्रैक्शन वर्क में कन्वर्ट हो सकता है। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंटरनल एनर्जी दैट कैन बी कन्वर्ट इनटू यूजफुल वर्क इज कॉल्ड गिव्स फ्री एनर्जी। मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंटरनल एनर्जी, यानी कि इंटरनल एनर्जी का वो पार्ट जो यूजफुल वर्क में कन्वर्ट हो सकता है, उसी को हम कहते हैं गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ द सिस्टम।
तो जब कोई सिस्टम स्पॉन्टेनियसली वर्क करता है, यानी कि किसी सिस्टम में कोई स्पॉन्टेनियस चेंज प्रोसीड करता है, तो उस स्पॉन्टेनियस चेंज को प्रोसीड करने के लिए सिस्टम के पास जो गिब्स फ्री एनर्जी होता है वही ड्राइविंग फोर्स का काम करता है। यानी कि इनिशियल स्टेज में सिस्टम के पास ज़्यादा गिब्स फ्री एनर्जी होगा और फाइनल स्टेज में सिस्टम के पास गिब्स फ्री एनर्जी कम हो जाएगा, क्योंकि गिब्स फ्री एनर्जी का ही सर्टेन अमाउंट उस स्पॉन्टेनियस चेंज को ड्राइव करने में खर्च हो गया। तो जब कोई भी स्पॉन्टेनियस चेंज प्रोसीड करता है तो गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू निगेटिव आती है। गिब्स फ्री एनर्जी चेंज की वैल्यू निगेटिव आती है, यानी कि फाइनल गिब्स फ्री एनर्जी माइनस इनिशियल गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू निगेटिव आएगा, क्योंकि गिब्स फ्री एनर्जी डिक्रीज हो रहा है। जब स्पॉन्टेनियस चेंज प्रोसीड करता है तो गिब्स फ्री एनर्जी डिक्रीज होता है। क्यों डिक्रीज होता है? क्योंकि यही एनर्जी उस चेंज को प्रोसीड करने के लिए ड्राइविंग फोर्स प्रोवाइड करता है। और जब नॉन स्पॉन्टेनियस चेंज प्रोसीड करता है तो गिब्स फ्री एनर्जी इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि एनर्जी को प्रोवाइड करेंगे तभी ये चेंज प्रोसीड करेगा, और वही एनर्जी यूज करके सिस्टम का यूजफुल अमाउंट ऑफ एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा। तो नॉन स्पॉन्टेनियस चेंज का डेल्टा जी निगेटिव होता है, सॉरी पॉजिटिव होता है, और स्पॉन्टेनियस चेंज का डेल्टा जी निगेटिव होता है। जो स्पॉन्टेनियस रिडक्स रिएक्शन है इसको हम फर्दर 2 कैटेगरी में क्लासीफाई कर रहे हैं। एक होता है डायरेक्ट रिडक्स रिएक्शन, डायरेक्ट रिडक्स रिएक्शन, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट रिडक्स रिएक्शन, इनडायरेक्ट रिडक्स रिएक्शन। डायरेक्ट रिडक्स रिएक्शन मीन्स ऐसा रिडक्स रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों सेम सोल्यूशन में होता हो। The redox reaction in which oxidation and reduction both the process are proceeds in the same solution। जैसे आप एग्जांपल देखिए, अगर हम कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में जिंक ऐड कर दें, हमने बना दिया कॉपर सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन, और इस एक्वस सोल्यूशन में हमने ऐड डिप कर दिया जिंक रॉड। तो जब हम कॉपर सल्फेट के एक्वस सोल्यूशन में जिंक रॉड को डिप करेंगे तो क्या होगा? कॉपर सल्फेट प्लस जिंक गिव जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, मतलब जिंक यहाँ से रॉड में से निकलेगा, जिंक आयन के फॉर्म में सोल्यूशन में डिजॉल्व हो जाएगा, और कॉपर यहाँ से निकल के रॉड के ऊपर डिपोजिट हो जाएगा मेटल के फॉर्म में। तो ये जो चेंज हो रहा है यहाँ पे कॉपर का +2 स्टेज से 0 स्टेज में रिडक्शन हो गया, और जिंक का 0 स्टेज से +2 स्टेज में ऑक्सीडेशन हो गया। दिस इज अ रिडक्स रिएक्शन, और इस रिडक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों सेम सोल्यूशन में प्रोसीड कर रहा है, इसलिए इसको हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिडक्स रिएक्शन, सॉरी डायरेक्ट रिडक्स रिएक्शन। डायरेक्ट रिडक्स रिएक्शन मीन्स ऐसा रिडक्स रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक ही सोल्यूशन में प्रोसीड करता है। तो यहाँ पे दोनों एक ही सोल्यूशन में प्रोसीड कर रहा है, तो ये हो गया आपका डायरेक्ट रिडक्स रिएक्शन। इनडायरेक्ट में क्या होता है? ऑक्सीडेशन अलग सोल्यूशन में और रिडक्शन अलग सोल्यूशन में होता हो। जैसे यहाँ पे ले लिया हमने जिंक सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन, और यहाँ पे कॉपर सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन। एक बीकर में जिंक सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन लिया, दूसरे बीकर में कॉपर सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन लिया। जिंक सल्फेट के एक्वस सोल्यूशन में जिंक रॉड डिप कर दिया, और कॉपर सल्फेट के एक्वस सोल्यूशन में कॉपर रॉड डिप कर दिया। यहाँ पे डिप किया है कॉपर रॉड, और यहाँ पे डिप किया जिंक रॉड। तो आप देखो जिंक का अभी भी ऑक्सीडेशन और कॉपर का रिडक्शन होगा। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा जिंक मेटल टू Zn+2 आयन +2 इलेक्ट्रॉन, ये रिएक्शन यहाँ पे प्रोसीड करेगा। और यहाँ पे क्या प्रोसीड करेगा? कॉपर +2 आयन गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन टू गिव कॉपर मेटल। सोल्यूशन में जो कॉपर आयन डिजॉल्व है वो मेटल रॉड से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके रिड्यूस हो जाएगा, और यहाँ पे जो मेटल रॉड में जिंक है वो अपना 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके जिंक आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन और यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, दोनों अलग अलग सोल्यूशन में हो रहा है। अगर आप इस यहाँ पे दोनों को ज्वाइन कर देंगे कंडक्टिंग वायर से तो इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगेगा यहाँ से ऐसे, और इस तरह से दोनों रिडक्स रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली प्रोसीड करने लगेंगे। तो ये जो स्पॉन्टेनियस रिडक्स रिएक्शन है इसमें ऑक्सीडेशन अलग सोल्यूशन में हो रहा है और रिडक्शन अलग सोल्यूशन में। इस तरह के स्पॉन्टेनियस रिडक्स रिएक्शन को हम कहते हैं इनडायरेक्ट रिडक्स रिएक्शन। दिस इज इनडायरेक्ट स्पॉन्टेनियस रिडक्स रिएक्शन। तो आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल समझने के लिए
रिडक्स रिएक्शन का ये पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आना चाहिए। देखो, रिडक्स रिएक्शन मीन्स ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों एक साथ होता हो। रिडक्स रिएक्शन दो तरह के होते हैं, स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस रिडक्स रिएक्शन उसे कहते हैं जिसकी गिब्स फ्री एनर्जी चेंज निगेटिव होती है, और नॉन स्पॉन्टेनियस रिडक्स रिएक्शन उसे कहते हैं जिसका गिब्स फ्री एनर्जी चेंज पॉजिटिव होता है। जो स्पॉन्टेनियस रिडक्स रिएक्शन है इसको दो कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट रिडक्स रिएक्शन उसे कहते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों सेम सोल्यूशन में होता है, और इनडायरेक्ट रिडक्स रिएक्शन उसे कहते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन अलग सोल्यूशन में होता है और रिडक्शन अलग सोल्यूशन में होता है। तो इस तरह से जो रिडक्स रिएक्शन है ये कंप्लीट हो गया। अब देखो, रिडक्स रिएक्शन समझने के बाद अब आप लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आसानी से समझ सकते हैं। तो हम डिस्क्राइब करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ये टू टाइप का होता है। अभी हमने बताया कि केमिस्ट्री का वो ब्रांच जिसमें हम केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के इंटर कन्वर्जन का स्टडी करते हैं उसी को कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और जिस डिवाइस में ये इंटर कन्वर्जन परफॉर्म किया जाता है उस डिवाइस को कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। दिस मीन्स यहाँ पे इंटर कन्वर्जन भी दो तरह का है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी दो तरह का होगा। इंटर कन्वर्जन दो तरह का कैसे है? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं फर्स्ट, सेकेंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से दो तरह का इंटर कन्वर्जन होगा और ये दोनों अलग अलग सेल में प्रोसीड करेगा। जैसे देखिए, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, सॉरी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसको टू कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं, वोल्टिक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। Voltaic cell means the cell in which conversion of chemical energy to electrical energy take place। यहाँ पे क्या होता है, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ऐसा डिवाइस जिसमें केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनता है उसे कहते हैं वोल्टिक सेल। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, इसमें होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। मीन्स द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन विच conversion of electrical energy to chemical energy take place is called electrolytic cell, and the electrochemical cell in which chemical energy converts into electrical energy is called voltaic cell। तो इस तरह से जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है दो तरह का हो गया। अब देखिए, कोई भी सेल वोल्टिक सेल कब हो सकता है, मतलब उसमें हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कब कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए फर्स्ट थिंग, जो इस सेल के अंदर रिडक्स रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है वो स्पॉन्टेनियस होना चाहिए। स्पॉन्टेनियस होगा तो उसका गिब्स फ्री एनर्जी डिक्रीज होगा, और गिब्स फ्री एनर्जी जो डिक्रीज होगा उसी को हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे स्पॉन्टेनियस और इनडायरेक्ट रिडक्स रिएक्शन प्रोसीड करता है। इनडायरेक्ट एंड स्पॉन्टेनियस रिडक्स रिएक्शन प्रोसीड करता है वोल्टिक सेल में। स्पॉन्टेनियस रिडक्स रिएक्शन। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में प्रोसीड करता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नॉन स्पॉन्टेनियस रिडक्स रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों प्रोसीड कर सकता है, लेकिन ये हमेशा नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। और वोल्टिक सेल में ओनली इनडायरेक्ट रिडक्स रिएक्शन ही प्रोसीड करेगा, और ये भी हमेशा स्पॉन्टेनियस होगा। स्पॉन्टेनियस इनडायरेक्ट रिडक्स रिएक्शन प्रोसीड करता है वोल्टिक सेल में, और नॉन स्पॉन्टेनियस इनडायरेक्ट या डायरेक्ट प्रोसीड करता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। देखो, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जनरली डायरेक्ट रिडक्स रिएक्शन प्रोसीड करते हैं जनरली,
लेकिन कभी कभी ऐसा सेल भी हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं जिसमें इनडायरेक्ट नॉन स्पॉन्टेनियस रिडक्स रिएक्शन प्रोसीड करता है। तो अब हम लोग देखते हैं जो वोल्टिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर्म होता है वो कहाँ से आता है। तो ये होता है गिव्स फ्री एनर्जी टू डेल्टा जी टू इलेक्ट्रिकल वर्क जो स्पॉन्टेनियस रिडक्स रिएक्शन के प्रोसीड करने से गिब्स फ्री एनर्जी डिक्रीज हुआ, यही गिब्स फ्री एनर्जी इलेक्ट्रिकल वर्क में कन्वर्ट हो जाता है। डिक्रीज हुआ इससे नेगेटिव साइन होगा, तो जितना गिब्स फ्री एनर्जी डिक्रीज होगा किसी इनडायरेक्ट स्पॉन्टेनियस रिडक्स रिएक्शन के प्रोसीड करने से गिब्स फ्री एनर्जी जितना डिक्रीज होता है वही गिब्स फ्री एनर्जी डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी में। और ये कन्वर्जन कहाँ होता है? वोल्टिक सेल में। तो ये जो गिब्स फ्री एनर्जी है यही एक तरह से कहिए आप केमिकल एनर्जी है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल में होता है इलेक्ट्रिसिटी टू डेल्टा जी। जितना गिब्स फ्री एनर्जी इंक्रीज होता है सिस्टम का उतना ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिसअपीयर होता है और रिस्पेक्टेड अमाउंट में से रेस्पेक्टिवली उतने ही अमाउंट में गिब्स फ्री एनर्जी अपीयर होता है, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी गिब्स फ्री एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो केमिकल एनर्जी की बात हम कर रहे हैं वो गिब्स फ्री एनर्जी है। केमिकल एनर्जी मीन्स गिब्स फ्री एनर्जी, और गिब्स फ्री एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं वोल्टिक सेल में, और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी को गिब्स फ्री एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये हो गया वोल्टिक सेल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब देखिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे वोल्टिक सेल को, फिर हम लोग चलेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस वोल्टिक सेल। वोल्टिक सेल को डेनियल सेल भी कहते हैं। वोल्टिक सेल, इसी को डेनियल सेल भी कहा जाता है। वोल्टिक सेल को समझने के लिए आप एक एग्जांपल ले लीजिए, जिंक एंड कॉपर इलेक्ट्रोड का सेल लीजिए। पहले इसके लिए आपको समझना पड़ेगा इलेक्ट्रोड क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, फिर आपको सेल समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोड। देखिए हमने दो बीकर ले लिया, यहाँ पे हमने क्या किया, जिंक रॉड को जिंक सल्फेट में डिप कर दिया। जिंक रॉड डिप्ड इन जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। और यहाँ पे क्या किया हमने, कॉपर रॉड को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप कर दिया। कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है जिसमें कॉपर रॉड को डिप किया गया है। तो यहाँ पे जिंक का ऑक्सीडेशन होता है, जिंक से Zn2+ बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन लिबरेट करता है। मतलब जो मेटल रॉड हमने डिप किया है इसमें से जिंक ऑक्सीडाइज होकर Zn2+ के फॉर्म में सॉल्यूशन में डिजॉल्व हो जाएगा, और जो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा वो इसी मेटल रॉड में रहेगा, जिसकी वजह से इस रॉड पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे क्या होगा, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जो कॉपर आयन है ये डिपॉजिट होगा मेटल रॉड के ऊपर, और मेटल रॉड में से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके रेड्यूस हो जाएगा। कॉपर +2 मेटल रॉड से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मेटल रॉड से 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है इसलिए रॉड पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब इन दोनों मेटल रॉड को एक कंडक्टिंग वायर से ज्वाइन करेंगे तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा और इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। इस पूरे अरेंजमेंट को हम कहते हैं वोल्टिक सेल। यहाँ पे एक और डिवाइस यूज होता है जिसे हम कहते हैं साल्ट ब्रिज। यू शेप ट्यूब होता है जिसमें इनर्ट साल्ट भरे होते हैं जिलेटिनस मीडियम में, सेमी सॉलिड मीडियम में, इसे कहते हैं साल्ट ब्रिज। तो यहाँ पे देखो इसमें वोल्टिक सेल में 2 इलेक्ट्रोड हैं। दिस इज जिंक इलेक्ट्रोड, दिस इज कॉपर इलेक्ट्रोड।
और एक साल्ट ब्रिज है और कंडक्टिंग वायर है। तो आपको जिंक इलेक्ट्रोड, कॉपर इलेक्ट्रोड को समझने के लिए पहले इलेक्ट्रोड समझना होगा, और जो इलेक्ट्रोड होते हैं दो तरह के होते हैं, एनोड एंड कैथोड, इनको समझना होगा। फिर साल्ट ब्रिज और इसका फंक्शन समझना होगा, तब जाके आपको पूरा वोल्टिक सेल समझ में आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस इलेक्ट्रोड। ये इलेक्ट्रोड क्या होता है? इलेक्ट्रोड मीन्स फिजिकल अरेंजमेंट in which conductor rod dipped in electrolyte solution. एक ऐसा फिजिकल अरेंजमेंट जिसमें किसी कंडक्टर के रॉड को इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में डिप करते हैं, उसी को कहते हैं हम इलेक्ट्रोड। जैसे यहाँ पे जिंक रॉड को जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप किया गया है, तो जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन के साथ ये पूरा जो अरेंजमेंट है, इसी को हम कहेंगे जिंक इलेक्ट्रोड। ऐसे यहाँ पे कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर रॉड को डिप किया गया है, तो एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में एक कंडक्टर रॉड को डिप किया गया है, दिस इज इलेक्ट्रोड, इसे कहेंगे कॉपर इलेक्ट्रोड। जो इलेक्ट्रोड होते हैं दो तरह के होते हैं, फर्स्ट इज एनोड। एनोड किसे कहते हैं? जिस पे ऑक्सीडेशन होता है। ऐसा इलेक्ट्रोड जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होता हो उसी को एनोड कहा जाता है। और कैथोड किसे कहते हैं? जिस पे रिडक्शन होता है। देखो, किसी भी सेल में दो इलेक्ट्रोड होंगे, चाहे वो वोल्टिक हो या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और दो इलेक्ट्रोड होंगे तो एक एनोड और एक कैथोड होगा। यानी कि एक इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होगा और जिस पे ऑक्सीडेशन होगा उसी को एनोड कहेंगे, और दूसरे इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन होगा, जिस पे रिडक्शन होगा उसी को कैथोड कहेंगे। तो इलेक्ट्रोड दो तरह के होते हैं, एनोड एंड कैथोड। एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन होता है। अब इसको आप समझिए, ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता कैसे है, अगर ये स्पॉन्टेनियस है तो कैसे प्रोसीड कर रहा है, इसको समझना है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे जिंक रॉड को जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डिप किए, जिंक रॉड को जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डिप कर दिया हमने। तो जब हम जिंक रॉड को जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डिप कर रहे हैं, तो यहाँ से जिंक आयन निकलकर सॉल्यूशन में डिजॉल्व हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ Zn2+। क्यों डिजॉल्व हो रहा है? इसको डिजॉल्व होने के लिए एनर्जी कहाँ से मिल रही है? यानी कि क्रिस्टल ब्रेक हो रहा है। आप देखो यहाँ पे जो चेंज हो रहा है, इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, जिंक सॉलिड टू जिंक आइसोलेटेड गैसियस एटम टू Zn2+ आयन गैसियस टू Zn2+ आयन एक्वस। तो ओवरऑल ये चेंज हो रहा है 3 स्टेप में। फर्स्ट स्टेप में जो एनर्जी लग रही है, इसे कहते हैं हम लैटिस एंथैल्पी ऑफ जिंक। दिस इज लैटिस एंथैल्पी ऑफ जिंक मेटल। सेकेंड स्टेप में जो एनर्जी लग रही है, इसे कहते हैं हम सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ जिंक मेटल। और थर्ड स्टेप में जो एनर्जी लिबरेट हो रहा है, इसे कहते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ जिंक आयन। तो देखो, फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेप में एनर्जी रिक्वायर्ड है और थर्ड स्टेप में एनर्जी लिबरेट हो रही है। तो ओवरऑल अगर हम देखें, ओवरऑल अगर हम जिंक के सॉलिड एटम को जिंक एक्वस में चेंज कर रहे हैं, तो इस चेंज के करस्पॉन्डिंग एनर्जी चेंज इन तीनों स्टेप के एनर्जी चेंज के सम के इक्वल होगा। और अगर इन तीनों का सम निगेटिव आता है, यानी कि एनर्जी लिबरेट होता है ओवरऑल, तो ये चेंज स्पॉन्टेनियसली प्रोसीड कर जाएगा, क्योंकि इस चेंज को प्रोसीड करने के लिए एनर्जी इसी में से लिबरेट हो रहा है। लेकिन अगर इन तीनों का सम पॉजिटिव है तो ये चेंज स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, तो इसका अपोजिट चेंज स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। जैसे देखिए, जिंक का लैटिस एंथैल्पी प्लस जिंक का आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ये दोनों पॉजिटिव हैं, ये दोनों रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी हैं। अगर इनकी वैल्यू स्मॉल है और जिंक के हाइड्रेशन एंथैल्पी की वैल्यू लार्ज है, देन दिस चेंज विल बी स्पॉन्टेनियस। तो स्पॉन्टेनियसली जिंक का ऑक्सीडेशन जिंक आयन में हो जाएगा और ये प्रोसीड कर जाएगा। ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया कि ये प्रोसीड करता है। इसका मतलब ये तीनों का सम निगेटिव होता है, या आप कहो कि इन दोनों का सम
हाइड्रेशन इंथैल्पी से इस्तेमाल होता है। लिबरेटेड एनर्जी ज़्यादा है और रिक्वायर्ड एनर्जी कम है, इसलिए स्पॉन्टेनियसली प्रोसीड कर जाएगा। अगर यहाँ पे कापर होता तो क्या होता, तो फिर कापर के लिए भी यही देखते हैं हम। तो यहाँ पे जब कापर की लैटिस इंथैल्पी देखी जाएगी, लैटिस इंथैल्पी और आयोनाइजेशन इंथैल्पी, तो ये ग्रेटर हो जाता है इन कंपैरिजन टू हाइड्रेशन इंथैल्पी ऑफ कापर। क्यों ग्रेटर हो जाता है, इसको समझने के लिए आपको कापर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना होगा। कापर का एटॉमिक नंबर है 29 और कॉन्फ़िगरेशन है 3d10 4s1। दिस इज एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ से जब आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो बन जाएगा कापर प्लस 2 आयन, लेकिन हमको बनाना कापर प्लस 2 आयन और यहाँ से बन रहा कापर प्लस 1 आयन। आपने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो बन जाएगा कापर प्लस 1 आयन। जब कापर प्लस 1 बनेगा Cu प्लस 1, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3d10 4s0। अब आपको कापर प्लस 2 बनाने के लिए 3d10 से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना होगा। दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, मच मोर डिफ़िकल्ट। क्यों? क्योंकि ये इनर सेल इलेक्ट्रॉन है, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन नहीं है और कंप्लीट फील्ड ऑर्बिटल से निकालना है। तो इसलिए इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी, ड्यू टू विच कापर की सेकेंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी बिकम मच मोर हायर देन द सेकेंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ जिंक। तो इस केस में कापर के दोनों आयोनाइजेशन इंथैल्पी की सम वैल्यू बहुत हाई हो जाता है और हाई होने की वजह से रिक्वायर्ड एनर्जी ज़्यादा हो जाता है, लिबरेटेड एनर्जी कम हो जाता है। इसलिए कापर का रिडक्शन प्रोसीड करता, मतलब इस रिएक्शन का अपोजिट रिएक्शन, ए रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है तो इसका अपोजिट स्पॉन्टेनियस होगा। कोई भी रिएक्शन अगर नॉन स्पॉन्टेनियस है तो उसका अपोजिट रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है। तो अगर ये नॉन स्पॉन्टेनियस हो जा रहा है कापर के लिए, यानी कि कापर मेटल से कापर प्लस 2 आयन का बनना स्पॉन्टेनियस नहीं है, तो इसका अपोजिट चेंज स्पॉन्टेनियस होगा। इसलिए इसका अपोजिट चेंज प्रोसीड करता है कापर इलेक्ट्रोड पे। मतलब दोनों सॉल्यूशन में हमने मेटल रॉड को साल्ट सॉल्यूशन में डिप किया है, लेकिन एक सॉल्यूशन में ऑक्सीडेशन, दूसरे सॉल्यूशन में रिडक्शन क्यों हो रहा है, इस चीज़ को समझने के लिए आपको ये पूरा इंथैल्पी चेंज समझना पड़ेगा। देखो, कोई भी चेंज स्पॉन्टेनियस तभी होगा जब उस चेंज को प्रोसीड करने के लिए एनर्जी उस सिस्टम से मिल रहा हो, लेकिन अगर नहीं मिल रहा है तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। अगर कोई चेंज नॉन स्पॉन्टेनियस है तो उसका अपोजिट चेंज स्पॉन्टेनियस होता है। तो अब देखिए, अगर जिंक के केस में हम देखते हैं तो जिंक का लैटिस इंथैल्पी और आयोनाइजेशन इंथैल्पी स्मॉल है और हाइड्रेशन इंथैल्पी लार्ज है। तो अगर ये दोनों स्मॉल हैं, यानी कि रिक्वायर्ड एनर्जी कम है, लिबरेटेड एनर्जी ज़्यादा है, इसलिए जिंक का ऑटोमेटिक ऑक्सीडेशन हो जाता है। लेकिन कापर के केस में उल्टा हो जाता है, क्योंकि कापर का सेकेंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी बहुत हाई है, तो कापर के आयोनाइजेशन इंथैल्पी की वैल्यू हाई हो जाता है, यानी कि टोटल रिक्वायर्ड एनर्जी ज़्यादा हो जाएगा और लिबरेटेड एनर्जी कम हो जाएगा। तो कापर के केस में ऑक्सीडेशन स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, तो इसका रिडक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। तो इसलिए कापर के सॉल्यूशन में रिडक्शन हो रहा और जिंक के सॉल्यूशन में ऑक्सीडेशन। अब इस रिडक्शन और ऑक्सीडेशन से एक तरह का पोटेंशियल डेवलप होता है ऑन द इंटरफेस ऑफ मेटल रॉड एंड साल्ट सॉल्यूशन। जैसे देखिए, जब जिंक आयन रॉड में से निकल के सॉल्यूशन में डिजॉल्व होगा तो इसका इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, मेटल रॉड में ही रहेगा। तो मेटल रॉड पे आ गया निगेटिव चार्ज। और स्टार्टिंग में जब हमने जिंक सल्फेट सॉल्यूशन बनाया था तो इस सॉल्यूशन में जितना जिंक आयन था उतना ही सल्फेट आयन भी था, जितना जिंक आयन था उतना ही सल्फेट आयन था। ये सॉल्यूशन न्यूट्रल था। लेकिन जब यहाँ से जिंक आयन और ज़्यादा इसमें आकर डिजॉल्व होता रहेगा तो सॉल्यूशन हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज। सॉल्यूशन विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज एंड मेटल रॉड बिकम नेगेटिवली चार्ज। तो दोनों के इंटरफेस पे एक पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ऐसे यहाँ पे देखिए, कापर आयन कापर सल्फेट सॉल्यूशन में से निकल के जा रहा है और रॉड में इलेक्ट्रॉन गेन करके डिपॉजिट हो जा रहा है। रॉड में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं मेटल कापर रॉड में, उसमें से इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और उसी के ऊपर डिपॉजिट हो जा रहा है। तो रॉड पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आएगी, जिसकी वजह से हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। सॉल्यूशन को देखिए, सॉल्यूशन में पहले इक्वल नंबर ऑफ कापर आयन और सल्फेट आयन थे, सॉल्यूशन न्यूट्रल था। लेकिन कापर आयन इसमें से निकल के डिपॉजिट होता गया तो सल्फेट आयन बच गया, तो सल्फेट की वजह से ये सॉल्यूशन हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज। सॉल्यूशन नेगेटिवली चार्ज और कापर रॉड पॉजिटिवली चार्ज, तो दोनों के इंटरफेस पे आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल।
अब देखिए कॉपर रॉड पे जो पोटेंशियल, कॉपर इलेक्ट्रोड पे जो पोटेंशियल अराइज हुआ, ये अराइज हुआ ड्यू टू रिडक्शन, और जिंक इलेक्ट्रोड पे जो पोटेंशियल अराइज हुआ ये हुआ ड्यू टू ऑक्सीडेशन। तो जो पोटेंशियल ऑक्सीडेशन की वजह से अराइज होता है उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिडक्शन से अराइज होता है उसे कहते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। अब इन दोनों इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू अलग है, इसलिए हम यहाँ पे जब वायर ज्वाइन करेंगे तो इस वायर में करंट फ्लो करेगा, और यही केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये हो गया वोल्टिक सेल। अभी देखिए यहाँ पे एक और चीज़ है, साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज का क्या काम है? जब ये रिएक्शन कंटिन्यूअसली प्रोसीड करता रहेगा तो एक समय ऐसा आएगा कि सॉल्यूशन हाईली नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, तो एक कॉपर आयन को स्किप नहीं करेगा। कॉपर आयन इस सॉल्यूशन में से निकल के रॉड पे डिपॉजिट नहीं हो पाएगा, क्योंकि सॉल्यूशन नेगेटिवली चार्ज हो गया तो कॉपर को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, तो कॉपर डिपॉजिट नहीं हो पाएगा, और डिपॉजिट नहीं हो पाएगा, रिएक्शन रुक जाएगा, तो सेल वर्क करना बंद कर देगा। यहाँ पे भी वही कंडीशन है, एक समय ऐसा आएगा कि सॉल्यूशन में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, तो फिर इनकमिंग जिंक आयन को सॉल्यूशन रिपेल करेगा। सॉल्यूशन में इनकमिंग जिंक आयन आसानी से डिजॉल्व नहीं हो पाएगा, तो सेल रिएक्शन रुक जाएगा और सेल वर्क नहीं कर पाएगा। इस सिचुएशन को सॉर्ट आउट करने के लिए साल्ट ब्रिज लगता है। साल्ट ब्रिज में कोई ऐसा साल्ट भर देते हैं जो ऑक्सीडाइज और रिड्यूस ना हो इस कंडीशन में। इस साल्ट को कहते हैं इनर्ट साल्ट। इनर्ट साल्ट इसलिए क्योंकि इस कंडीशन में इसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं होगा। इनर्ट साल्ट का निगेटिव आयन जिंक इलेक्ट्रोड की तरफ आएगा, क्योंकि जिंक इलेक्ट्रोड का सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज हो गया, और इनर्ट साल्ट का पॉजिटिव आयन यहाँ से मूव करके आएगा कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ, क्योंकि कॉपर इलेक्ट्रोड निगेटिवली चार्ज है। तो ये पॉजिटिव आयन इस सॉल्यूशन में आके सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज करेगा, और ये निगेटिव आयन इस सॉल्यूशन में आके इसको न्यूट्रलाइज करेगा। सॉल्यूशन की न्यूट्रलिटी फिर से मेंटेन हो जाएगी, तो सेल रिएक्शन वर्क करने लगेगा। तो इस तरह से साल्ट ब्रिज क्या करता है, इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करके सेल के न्यूट्रलिटी को मेंटेन करके सेल की एफिशिएंसी को इंक्रीज कर देता है। और ये हो गया कंप्लीट अबाउट द वोल्टिक सेल। तो इसके बारे में अभी हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा आपको।